हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का वीडियो नंबर 2। सो इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो कार्बन होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसकी अबेंडेंस क्या है यूनिवर्स में एंड अर्थ क्रस्ट में एंड एटमॉस्फेयर में। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है। तो स्पेशली हमने काफ़ी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। ऑक्सीजन में शेयरिंग, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है O2, इसमें शेयरिंग कैसे होती है, किस तरीके का बॉन्ड बनता है, तो वो सारे के सारे हमने लूज डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लिए थे। मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी दी थी, सिंपल सी थी, आई होप आपने कर ली होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के उसकी बात करते हैं कि क्या हमें डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कितने एलोट्रोप्स आपको मेनली पढ़ने हैं, काफ़ी सारे हैं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का वो क्यों होता है, कि जो कार्बन है वो इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, कि हम उसको क्यों पढ़ते हैं, उसका एक स्पेशली एक चैप्टर है, तो उसके बारे में हमें बात करना है कि इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखिए एलोट्रोप्स क्या होते हैं, तो हम यही समझते हैं सबसे पहले कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है तो वो नेचर में 2 और मोर देन 2 फिजिकल फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, तो वही होते हैं उसके एलोट्रोप्स। कि मतलब उनके जो फॉर्म्स होंगे डिफरेंट फॉर्म, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग उनके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं। कार्बन की बात करें यहाँ पे, सो कार्बन can exist in 2 or more than 2 different physical form in nature। कि इनकी जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होंगी तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफर करेंगी। सो दिस आर नोन एज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि कितने एलोट्रोप्स हैं, तो इसके काफ़ी सारे एलोट्रोप हैं, लेकिन आपकी 10th क्लास के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हमें पढ़ने हैं डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, ठीक है, थर्ड वन इज बकमिंस्टर फुलरिन, अब देखिए ये तीनों ही जो फॉर्म हैं, ये तीनों और भी इसके एलोट्रोप्स हैं, लेकिन आपको इतने ही पढ़ लेना सफिशिएंट है। तो हम इनके कुछ कैरेक्टर्स जान लेते हैं कि देखिए अब आप डायमंड को देखते हो, डायमंड कितना कॉस्टली है एंड कितना चमकदार होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेफाइट है, जैसे कि आप पेंसिल्स यूज़ करते हैं तो पेंसिल में क्या होता है, किसकी बनी होती है, वो जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो होता है ग्रेफाइट का। तो जो ग्रेफाइट है और डायमंड, इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक ही चीज़ से लेकिन बना हुआ है, ये तीनों ही एक ही एलिमेंट से बनी हुई हैं, जो कि क्या है, कार्बन। लेकिन तीनों की फिजिकल जो फॉर्म है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डायमंड होता है वो उस किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। अब देखिए जो फुलरिन होता है तो वो हम उसको C60 भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बक्की बॉल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इसका नेम किसके ऊपर पड़ा, जो एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर, तो उनके नाम के ऊपर इनका नाम दिया गया बकमिंस्टर फुलरिन। राइट, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले एलोट्रोप्स में आप डालिए डायमंड। अब जो डायमंड है आपने सबने देखा है, ठीक है, रियल में नहीं देखा तो पिक्चर्स में देखा होगा। ठीक है, कि जो डायमंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो डायमंड होते हैं रिजिड, कि जो डायमंड होगा उसकी आप शेप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको मोड़ नहीं सकते, ठीक है, या तो आप उसको काट ही सकते हैं लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। समझ गए इस बात को? तो ये डायमंड जो होते हैं रिजिड होते हैं। सेकंड, ये हार्डेस्ट फॉर्म होती है कार्बन, कि इसका जो नेचर है वो कितना हार्ड होता है। डायमंड को हम क्या करते हैं, जैसे कुछ भी घिसाई करते हैं तो उसको यूज़ किया जाता है डायमंड को, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है एंड इजीली ये स्क्रब कर देता है, ठीक है। तो ये हार्डेस्ट फॉर्म है कार्बन की। एंड थर्ड वन हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको समझना चाहिए, जो कि क्या है, कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 another कार्बन एटम्स। तो ये क्या बना लेता है, एक नेटवर्क बना लेता है। इन सभी को हम समझेंगे कि क्यों होता है ऐसा। देखिए, तो आप इस पिक्चर को देखिए, जो डायमंड होता है उसका अगर हम बात करें उस किस तरीके से ये अरेंज होते हैं कार्बन इसमें, तो जैसे आप इस पिक्चर को भी देख लीजिए, जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन, तो ये कार्बन 4 और कार्बन से अटैच होती है। तो जैसे एक यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गई, उसके बाद इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से एक की अगर हम बात करें तो ये 4, इसकी जो वैलेंसी होती है कार्बन की 4 होती है, ठीक है। इस तरीके से 4 को अटैच कर सकता है, 4 को अपने से कंबाइन कर सकता है। तो एक जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट जो कार्बन है, अनदर कार्बन है, उनसे अटैच होता है। तो इसी तरीके से पूरा एक नेटवर्क बना लेता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना लेता है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक भी इसकी ऐसी वैलेंसी नहीं है जो कि फ्री हो, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रोवाइड नहीं करता, मतलब चारों जो वैलेंसीज है वो कनेक्टेड हैं किसी दूसरे कार्बन से, ठीक है। इस तरीके से एक कार्बन 4 अलग कार्बन से अटैच है। सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो इसी तरीके से अरेंज होते हैं कि एक, अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट को देखते हैं तो एक कार्बन 4 डिफरेंट जो कार्बन है, ठीक है, उनसे अटैच होते हैं। तो इस तरीके से जब कोई भी वैलेंसी इसकी फ्री नहीं है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ओके, समझ गए? इतना आपके लिए काफ़ी है। सेकंड जो क्या है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम इनके बारे में जान लेते हैं, ग्रेफाइट जो इसकी सेकंड फॉर्म है। तो देखिए, जो ग्रेफाइट होता है उसकी अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। आप अपनी पेंसिल के जो मिड में जो पार्ट होता है आप देख सकते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको तोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इतना मतलब हार्ड नहीं होता जितना कि डायमंड होता है, राइट। एंड कैसा होता है, स्लिपरी, स्लिपरी होता है। क्यों होता है स्लिपरी? क्योंकि इसमें आप इस पिक्चर में देखिए, कुछ इस तरीके से जो है इनकी कार्बन अटैच होती है, मतलब जैसे एक कोई पूरी लेयर बना ली, उसके नीचे दूसरी लेयर है, उसके नीचे तीसरी लेयर है, तो इस तरीके से लेयर वाइज अरेंज होते हैं। तो ये क्या होता है, जो लेयर्स होंगी तो वो आपस में स्लिप करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका नेचर होता है, ये स्लिपरी होता है, ये सॉफ्ट होता है। एंड थर्ड, नॉन कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ईच कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोन जो इसने हेक्सागोन एरे बना रखी है,
उसमें एक कार्बन एटम अटैच होता है टू 3 डिफरेंट या फिर 3 अनदर कार्बन एटम। ठीक है, कि इसमें एक कार्बन एटम डिफरेंट 3 कार्बन एटम से वो अरेंज होता है। अब कंडक्टर क्यों होता है ये भी हम समझते हैं, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें इस तरीके से लेयर वाइज अरेंज होता है। जैसे ये एक हेक्सागोन हुआ, इसमें ये कोई कार्बन है। अब देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं ये आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, इसमें जो कॉर्नर्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक कार्बन एटम यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से एंड एक इससे, तो 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, कहीं भी आप देखेंगे तो एक कार्बन एटम अनदर 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ये एक एरे हो गई इसकी, हेक्सागोन एरे, राइट, एक पूरी लेयर हो गई। इसी तरीके से एक और होती है, एक नहीं बहुत सारी लेयर होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। अब इस पिक्चर में भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो ये बहुत सारी लेयर वाइज ये अरेंज होती है। तो जो लेयर्स होंगी तो इसलिए स्लिपरी होता है। एंड नॉन, हमने बोला कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि एक कार्बन एटम 4 को अपने आप से अटैच कर सकता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो चारों से अटैच कर जाएगा तो ये कंडक्टर नहीं रहेगा। लेकिन इसकी एक वैलेंसी आप देख सकते हैं फ्री है अभी भी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, अगर उनका मूवमेंट होगा, फ्रीली मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट। तो ये हो गए इनके पॉइंट्स, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये अरेंज होते हैं आपस में एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, ग्रेफाइट की, जो कि सॉफ्ट, स्लिपरी एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है, राइट। और अब हम बात करते हैं थर्ड कौन सा है, जो कि बकमिंस्टर फुलरिंग। काफी बड़ा नाम है, इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, C60। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, लाइक ए फुटबॉल। सबने देखी होगी फुटबॉल, तो फुटबॉल की जैसी स्ट्रक्चर होती है। कार्बन इतनी कॉम्प्लिकेटेड वे में अरेंज होते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को बोला गया कि ये फुटबॉल की जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसको हम बक्की बॉल भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, बक्की बॉल। इसका नाम क्यों दिया गया बकमिस्टर फुलर, क्योंकि जो बकमिस्टर फुलर हुए उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने ही इसके ऊपर काम किया था, राइट। तो ये हो गए इनके एलोट्रोप्स। इसकी स्ट्रक्चर जो है आप पिक्चर में देख लीजिए, बहुत ही हार्ड है, तो आपको ड्रॉ करनी तो कभी नहीं पड़ेगी, इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि जो कार्बन है वो उसका नेचर वर्सेटाइल क्यों है। ठीक है, वर्सेटाइल का मतलब है कि अबाउट 1 करोड़ नॉन कंपाउंड्स हैं, किसके, ऑफ कार्बन। किस साइंटिस्ट ने अबाउट 1 करोड़ इतने कंपाउंड्स को डिस्कवर कर लिया है। एंड अबाउट 3 मिलियन मीन्स अबाउट 30 लाख ऐसे कंपाउंड हैं जिनका नेमिंग भी हो गई है। ठीक है, जिनका नेम भी डिसाइड कर दिया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनके फॉर्मूलाज को डिसाइड कर दिया गया है। फॉर्मूलाज कि ऐसे कंपाउंड हैं कार्बन की 3
मिलियन जिनके फॉर्मूला भी डिसाइडेड हैं एंड 1 करोड़ के अराउंड इसके एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक कार्बन एटम, ठीक है, एक कार्बन जो एलिमेंट है उसके करोड़ों हम इनके कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये होता है इसका वर्सेटाइल नेचर। अब इसमें 2 फैक्टर्स काम करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतने वर्सेटाइल इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका नेचर है वो शो करता है। तो हम 2 फैक्टर्स को पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट जो है वो है कैटिनेशन एंड सेकेंड वन टेट्रावैलेंसी। वैलेंसी, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं टेट्रावैलेंसी। तो आप सबको पता है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अब देखिए कार्बन जो है अपने आप से किस किस को अटैच कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एलिमेंट कार्बन का अपने आप से 4 और एलिमेंट्स को अटैच कर सकता है, ठीक है। अगर हम सिंगल इसकी वैलेंसीज को कंट्रीब्यूट करेगा किसी एलिमेंट के साथ, तो ये हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन से अटैच हो सकता है, मतलब जो एक्स ग्रुप होता है उससे अटैच कर सकता है, या फिर सल्फर है उससे अटैच कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, या फिर मतलब कार्बन से ही अटैच हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो कार्बन है वो इन वैलेंसीज पे हाइड्रोजन को अटैच करेगा, मेनली ये हाइड्रोजन को करेगा, ठीक है। एंड और भी जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर, नाइट्रोजन एंड एक्स का मतलब यहाँ पे एलोजन मैं ले रही हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, तो इनको ये अटैच कर सकता है। तो इनको अटैच कर करके अगर किसी भी कार्बन चेन में किसी को इसने अटैच किया, जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन है, ये आपस में भी अटैच कर सकते हैं, कार्बन टू कार्बन अटैच हो सकता है। तो इन्होंने अटैच किया किसी भी एलिमेंट को, तो अगर इसमें एक्स, ये इसमें से कुछ भी आ गया तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे कुछ और आ गया, मान लीजिए OH आ गया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पूरी की पूरी डिफरेंट होंगी एंड कोई और ही कंपाउंड बन जाएगा। अगर इनके साथ साथ कुछ और भी आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन आ गया, कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं, कोई और अगर हम फंक्शन ग्रुप या फिर हम बोल सकते हैं इनमें से कुछ भी अगर हम इसके साथ अटैच करते हैं, सिर्फ इसके साथ ही नहीं, काफ़ी टाइप की ये ब्रांचिंग भी बनाता है, साइकिल्स बनाता है। तो इस तरीके इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर इनमें हम थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो उसका एक डिफरेंट टाइप का ही कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो टेट्रावैलेंसी है, टेट्रा कोवैलेंसी जो है कि मतलब ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ये कंपाउंड्स को बना सकता है, राइट। अगर हम बात करते हैं इसकी कैटिनेशन, तो कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की, सिर्फ और सिर्फ कार्बन में नहीं है, ये और किसी में भी है। जैसे कि हम बोले सिलिकॉन, इसमें भी होती है, इसकी भी वैलेंसी 4 ही होती है, तो इसमें भी कैटिनेशन मिलता है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो क्या कर सके, अपने ही एलिमेंट्स को, दूसरे एलिमेंट्स को अपने से अटैच कर सके, ठीक है, एंड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैटिनेशन की जो एबिलिटी है कार्बन के अंदर बहुत ज़्यादा है, कि अपने ही कार्बन एटम्स को अपने आप से अटैच कर सकता है। अगर ये एक कार्बन है तो इसकी 4 वैलेंसी है, ठीक है, तो अपने आप से ही ये 4 कार्बन एटम्स को भी अटैच कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैटिनेशन होता है वो क्या होते हैं, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद इट्स ओन एलिमेंट एंड फॉर्म लॉन्ग कंपाउंड्स, या फिर लॉन्ग चेन, या फिर लॉन्ग ब्रांच चेन, ठीक है, मतलब जो बिग कंपाउंड्स हैं उनको भी ये फॉर्म कर सकता है। तो देखिए आप इस यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए कैटिनेशन क्या होता है। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए जैसे कार्बन है तो ये बहुत बड़ी चेन भी बना सकता है, काफ़ी बड़ी, राइट, काफ़ी बड़ी चेन बनाएगा। इसी तरीके से ये ब्रांचेस बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन की, मतलब कार्बन के एलिमेंट बहुत सारे, अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट हम बोल सकते हैं कि इतने सारे एलिमेंट्स को ये
अपने आप से जोड़ सकता है। काफ़ी सारे की बहुत बड़ी लॉन्ग चेन बनाई जा सकती है, जैसे कि बंकमिस्टर फुलरिन है तो उसमें कुछ इस तरीके की ट्यूब लाइक उनका अरेंजमेंट होता है, पूरी तरीके से कार्बन उसमें जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो ये आपस में ही जुड़ने की जो अपने ही एटम्स को जोड़ने की, अपने ही कार्बन को जोड़ने की इसमें जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो बहुत ही एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड बनता है ये भी स्ट्रॉन्ग बनता है, ये भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है बाद में। तो ये लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रांच चेन, या ये जो चेन होगी ये ब्रांच भी हो सकती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मैं यहीं पे कार्बन 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 तो यहाँ पे और जोड़ सकता है इसी तरीके से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो टेट्रावेलेंसी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि एक कार्बन कितने सारे उनको जोड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, ब्रांच चेन बना सकता है, साथ में ये रिंग भी बना सकता है। रिंग मतलब जैसे कि क्लोज्ड चेन, ये कैसे है, ओपन चेन है तो हम बोल सकते हैं क्लोज्ड चेन भी बना सकता है, राइट। कैसे, जैसे कार्बन इस तरीके से अरेंज हो गए, ठीक है, इनकी जो बाकी की जो वैलेंसीज होगी वो हम किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जो होंगी इनसे आराम से अटैच हो सकती है कार्बन से। तो कार्बन कार्बन के बीच में मतलब क्या हो सकती है, कोई चेन हो सकती है, बाकी की जो इसकी वैलेंसी होंगी वो हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप की चेन्स बना सकता है। अब ये जो कॉर्नर है ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन है, आपको मानना होगा, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, एक कार्बन को रिक्वायरमेंट होती है 4 वैलेंसी की, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी है तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक तो इधर हो गई, एक इधर हो गई, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। सेम इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना सकता है, काफ़ी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स को ये बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है कैटिनेशन। अब देखिए इसमें हम बोल सकते हैं कि और जो एलिमेंट्स हैं या फिर और जो एटम्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं मिलती, कार्बन में ही क्यों मिलती है। तो एक अगर हम बात कर रहे थे सिलिकॉन की, इसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए एक जो ग्रुप होता है कार्बन का, ठीक है, कार्बन का जो ग्रुप है 14th ग्रुप, उसमें नीचे अगर हम चलते हैं कार्बन सिलिकॉन इसके नीचे मिलता है। तो जो जैसे जैसे हम किसी पीरियड में चलते हैं, जर्मेनियम इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, तो 14th ग्रुप है ये। तो जब हम ऐसे नीचे चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, या 5th चैप्टर में पढ़ेंगे अभी कि कार्बन के बाद सिलिकॉन है, तो जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो कार्बन है इसका साइज कैसा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा, किस लिए स्ट्रॉन्ग है। तो वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कार्बन कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये किस लिए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों ही स्मॉल हैं, स्मॉल एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन इज स्मॉल एटम। तो एक कार्बन छोटा सा एटम है, अगर ये छोटा सा एटम है तो इसकी जो हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस होगी वो भी कैसी होगी, छोटी होगी। इसी तरीके से ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हो गई इसकी बॉन्ड लेंथ। तो इसकी बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग है, आपस में जब ये छोटे छोटे हैं, दोनों ही स्मॉल हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी जो इनकी न्यूक्लियस को जोड़ती है, तो ये बॉन्ड लेंथ होगी वो भी छोटी होगी। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे इसी थिकनेस की आप एक लॉन्ग स्टिक लेते हैं इतनी बड़ी, तो उसको आप आराम से तोड़ देंगे, लेकिन इतनी ही थिकनेस की अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो वो इतनी इजीली नहीं टूट पाएगा। तो जो लॉन्ग बॉन्ड हुआ है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन ये बॉन्ड जो है ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी जो हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ होती है वो 348 किलो जूल ये होती है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसीलिए होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, कार्बन का एटम जो है वो स्मॉल होता है इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। एंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो हम उसको इजीली तोड़ नहीं पाएंगे, एंड ये कैसा होगा, स्टेबल।
ठीक है, स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिलिकॉन की, तो जो सिलिकॉन है वो भी आपस में कनेक्ट करके बना सकता है, आपस में एक दूसरे सिलिकॉन्स को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन ये चेन कार्बन की तरह बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना सकता। ये अबाउट 7 और 8 को ही कनेक्ट कर सकता है सिलिकॉन, ठीक है। इतने ही एलिमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके ये चेन बना सकता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो सिलिकॉन है ये कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। इसका कंपाउंड कैसा बनेगा, रिएक्टिव। जब कोई चीज़ जितनी रिएक्टिव होती है, अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये बात आप याद रखिए, जो जितना रिएक्टिव है वो उतना ही स्टेबल नहीं रहेगा, जो जितना स्टेबल है वो उतना रिएक्टिव नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि जितना कोई रिएक्टिव होगा तो वो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा और स्टेबिलिटी लूज कर देगा। तो ये था इसके बारे में, कैटिनेशन के बारे में। एंड आप समझ गए कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी इसकी है। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो कि वर्सेटाइल नेचर को डिसाइड करते हैं कार्बन की, कि ये वर्सेटाइल मतलब कितने कंपाउंड्स को बना सकती है, ठीक है। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनकी, एंड मेनली जो IUPAC नेमिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा अगर आप ये नहीं सीखते हैं। तो आगे की क्लासेस में तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर ये बहुत बेसिक बातें आपकी 10th लेवल में, तो उन सबको आपको अच्छे से समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।